So, hello everybody, welcome to the Economic Anthropology. So, this is the day 4th. So, already we have done the day फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड. तो हमने जो है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है आपके पास जो किनशिप के बारे में बात की थी. और डे फोर्थ के अंदर एज इट वाज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. तो हम जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द डे फोर्थ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. एंड इन द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी अगेन जैसे हमारा रहता है कि हम जो है वो पहले आपके पास जो PYQs हैं, जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद जो है वो कुछ थीम्स निकाली जाएंगी. फिर थीम्स निकाल के जो है वो हम उसके बाद जो है वो उन थीम्स के ऊपर क्या आपके पास वैलिड कंटेंट जो है वो आपको लिखना चाहिए, उसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू अवेल द PDF ऑफ दिस कोर्स, अगर आप इस कोर्स का PDF अवेल करना चाहते हैं, PDF हासिल करना चाहते हैं, सो यू कैन डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. जब आप स्टोर सेक्शन के अंदर जाएंगे सो आपको ये जो कोर्स है ये दिखाई देगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. In the revision and answer writing course there will be a resource section and in the resource section you can have the PDF. आपको जो है वो PDF जो है वो मिल जाएगी. अब देखिए these are the previous year questions. ये आपके पास जो है वो previous year questions हैं. For example, critically examine the debate between formalist and substantivist. ठीक है, तो substantivist और formalist के बीच की डिबेट के बारे में जो है वो आपने बात करनी है. फॉर्मलिस्ट कौन है? फॉर्मलिस्ट वो लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि आप जो है वो अपने इंडिविजुअल मोटिव के लिए, एक इंसान जो है वो अपने इंडिविजुअल मोटिव के लिए जो अपने निर्णय है वो लेता है, वो फॉर्मलिस्ट है. फॉर्मलिस्ट का अर्थ है कि जो आपके पास फॉर्मल इकोनॉमिक लॉज को मानने वाले लोग जो हैं वो आपके पास जो है वो फॉर्मलिस्ट हो गए. दूसरे आते हैं आपके पास सब्सटेंटिविस्ट. सब्सटेंटिविस्ट के अंदर आपके पास वो लोग आ जाते हैं जो कि ये मानते हैं कि इंसान जो है वो होमो सोसाइटिकस है. होमो सोसाइटिकस का मतलब क्या है कि इंसान जो है वो अपने स्वार्थ से पहले जो है वो सोसाइटी का हित जो है वो आगे रखता है, फिर अपने जो है वो डिसीज़न लेता है. तो इस तरह से इस डिबेट के आपके पास 5 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है ये फॉर्मलिस्ट वर्सेस सब्सटेंटिविस्ट डिबेट जो है वो आपके पास चल रही है. जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल इकोनॉमिक मैन, कि एक इंसान का आपके पास रैशनल क्या है. रैशनल इकोनॉमिक मैन, प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी. तो स्कार्सिटी के प्रिंसिपल का अर्थ क्या है? तो इसी तरह से आपके पास जो है वो आपके पास 5 जो हैं वो अलग अलग प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे. और इन प्रिंसिपल्स को किस तरह से जो है वो आपके पास फॉर्मलिस्ट समझाते हैं और किस तरह से जो है वो आपके पास सब्सटेंटिविस्ट समझाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपसे बात की जाएगी, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी. फिर उसके बाद व्हाट स्टेज ऑफ द इंसिपिएंट किसको जो है वो इंसिपिएंट स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन कहा जाता है. ऑब्वियसली आपके पास जो है वो नियोलिथिक एज को इंसिपिएंट स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन कहा जाता है. पॉइंट आउट द मेजर फीचर्स ऑफ दिस कल्चरल स्टेज. क्या मेजर फीचर्स हैं? आपके पास आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. एलिस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम द ओड वर्ड. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इट हैज़ कम फ्रॉम द नाटूफियन कल्चर. ठीक है, ये नाटूफियन कल्चर से जो है वो क्वेश्चन आ गया. और नाटूफियन कल्चर अगेन इट वाज रिपीटेड इन 2020 के अंदर फिर से जो है वो नाटूफियन कल्चर को जो है वो रिपीट किया गया.
ठीक है। तो देखिए नाटुफियन कल्चर लोगों ने कितना हवा बनाई थी कि नाटुफियन कल्चर पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया। तो ये भी जो है वो 2010 के अंदर आ चुका था। आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये आ चुका था। फिर आपके पास आता है द ट्रेड एंड बार्टर। ट्रेड एंड बार्टर के अंदर ज़्यादातर जो है वो अगेन इट्स अ थीम, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपके पास जो है वो ट्रेड भी आ जाती है, और ट्रेड के अंदर जो है वो बार्टर सिस्टम जो यूज़ होता है वो भी आपके पास जो है वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आ जाता है। इसी मीन्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप अलग अलग तरह के जो एक्सचेंज सिस्टम्स हैं जो कि कार्ल पोलैनी ने डिवाइड किए हैं उनके बारे में आप बात करते हो। कैसे एक्सचेंज सिस्टम्स जो हैं वो आपके पास रेसिप्रोसिटीज़ हैं, आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और आपके पास जो है वो ट्रेड का सिस्टम है। ट्रेड के अगेन देर आर 3 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज। ट्रेड की फिर से जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज हैं। आपके पास जो रेसिप्रोसिटी है उसके भी जो है वो कार्ल पोलैनी कहते हैं कि 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो रेसिप्रोसिटी की आपके पास 3 तरह की कैसी कैटेगरीज होगी। एक है आपके पास पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी, एक है आपके पास बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी को जनरलाइज्ड और जनरल रेसिप्रोसिटी भी कह देते हैं। और फिर जो है वो आपके पास है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। सो इस तरह से जो है इस तरह से जो है वो आपके पास मीन्स ऑफ एक्सचेंज को जो है समझाया जाता है। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो है वो आपके पास जो एक्सचेंज सिस्टम, सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम भी इन्हीं चीज़ों के अंदर आता है आपके पास। ठीक है। तो आपके पास मीन्स ऑफ एक्सचेंज और मीन्स ऑफ एक्सचेंज को अलग अलग केस स्टडीज़ के साथ जो है वो पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्रिटिकली डिस्कस द फॉर्मलिस्ट एंड द सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के कंटेक्स्ट में आप इस अप्रोच के बारे में बताइए, इसको क्रिटिकली डिस्कस कीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है वो पहले इन द इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है क्या चीज़ आपको वो बताना है। फिर उसके बाद जो है वो आपको सब्सटेंटिविस्ट और फॉर्मलिस्ट अप्रोच को जो है समझाना है। कैसे समझाना है, पहले आप 5 प्रिंसिपल्स लिखेंगे, जो कि 5 प्रिंसिपल्स हम पहली थीम के अंदर डिस्कस करेंगे। उनको जो है वो फॉर्मलिस्ट ने उसके ऊपर क्या कहा है और सब्सटेंटिविस्ट ने उसके ऊपर क्या कहा है। यहाँ पे देखिए क्रिटिकली डिस्कस आया है। तो आपके पास जब क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एवेल्यूएट, क्रिटिकली इनैमोरेट, कुछ भी इस तरह से जो चीज़ें हैं, कुछ भी क्रिटिकली पूछी जाती हैं, तो क्रिटिकली का अर्थ होता है कि इस विषय के ऊपर भिन्न भिन्न लोगों ने, अलग अलग लोगों ने आपके पास क्या अपनी राय दी है, क्या अपना मत दिया है। क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि उसके बाद आपने हमेशा विपरीतात्मक चीज़ ही लिखनी है। क्रिटिसिज्म का आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर या फिर कोई भी आपके पास सोशल साइंसेस की बात होती है तो उसके अंदर ये मतलब नहीं निकलता कि हमेशा जो है वो आपको कुछ विपरीतात्मक बात ही करनी है। क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली इन्यूमरेट का मतलब है कि आपके पास जो है वो भिन्न भिन्न लोगों ने, भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाले लोगों ने, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो क्या अपना पक्ष रखा है, क्या उनका पक्ष है, क्या उनका प्रतिपक्ष है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को जो है वो आप अच्छे से जो है वो डील करते हुए जो है वो आगे निकलोगे। फिर उसके बाद सेरेमोनियल एक्सचेंज। ठीक है। तो सेरेमोनियल एक्सचेंज इन्हीं के अंदर आपके पास कुलारिंग एक्सेट्रा आ जाता है। तो आपके पास पिछले साल जो 2003 के अंदर कुलारिंग पूछा गया, फिर उसके बाद कुलारिंग से थोड़ा सा ब्रॉड हो गए और उन्होंने सेरेमोनियल एक्सचेंज पूछ लिया। कुलारिंग भी सेरेमोनियल एक्सचेंज का एक पार्ट ही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हो गया आपके पास, ये हो गया। सो दे ऑल कम फ्रॉम मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये मीन्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है। फिर उसके बाद आपके पास द परमिटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेवरल पेक्यूलियर फीचर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। डिस्कस द अबव स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग द इलस्ट्रेशंस। अब देखिए इट हैज़ कम फ्रॉम द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका जो थीम है वो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो है वो अलग अलग तरह की प्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस करते हैं।
कैसी कैसी हैं आपके पास प्रोडक्शंस। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास हंटिंग गैदरिंग सिस्टम आ गया, तो हंटिंग गैदरिंग सिस्टम के अंदर आपके पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही आपके पास जो है वो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपके पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चाहे वो टेक्नोलॉजी आ गई, चाहे वो आपके पास डेमोग्राफी आ गई, ये जो आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो रिलीजन है, हर चीज़ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है। फिर उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है। आपकी सोसाइटी के अंदर अंतर होते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ सॉरी जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी सोसाइटी में अलग अलग है। आप पहले सरकार पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, फिर खुद को कंज्यूम करती है। आपकी सोसाइटी में आप जो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसमें जो है वो ऐसे आपके पास जो है वो अंतर आते हैं। लेकिन आपके पास जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, जो आपके पास सिंपल सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बनता है बाय एंड लार्ज, उसके अंदर जो है वो हमें कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सामान दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो एक तरह के जो है वो दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है एक्सचेंज सिस्टम की। एक्सचेंज सिस्टम हम जो है वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास लास्ट थीम जो है आता है। लास्ट थीम बहुत पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि हम करेंगे नहीं, हम इसको भी जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट थीम जो था वो था आपके पास जो है वो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। आप जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी समझाइए कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आपके पास चीज़ क्या होती है, और आपके पास फिर उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग और जो है वो स्कोप जो है वो आप समझाने की कोशिश कीजिए। सो डेफिनेशन के अंदर जो मीनिंग है वो तो कवर हो जाएगा, स्कोप के अंदर हम जो है वो अलग अलग इसके जो ब्रांचेस हैं उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सब्सिस्टेंस सिस्टम्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आपके पास जो है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ प्रिमिटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास अलग अलग इसकी जो है वो ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी हमें इन क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आपके पास जो है यू हैव 4 थीम्स, आपके पास 4 थीम्स हैं। पहला थीम जो है वो आपके पास निकल के सामने आता है फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट डिबेट का। फॉर्मलिस्ट ने क्या कहा और सब्सटेंटिविस्ट ने क्या कहा, इसके बारे में आप बात कीजिए। पहला थीम जो है वो ये निकल के सामने आता है। दूसरा थीम जो है वो आपके पास निकल के सामने आता है, दैट इज़ दी मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि आप जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कीजिए कि मोड ऑफ प्रोडक्शन आखिरकार है क्या, यानी कि आपके पास जो है वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैसी होती है, यानी कि आपके पास हंटिंग गैदरिंग के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और आपके पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज सिस्टम्स कैसे हैं। ये चीज़ें आती हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम जो है वो सिस्टम्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं कि आपके पास हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके पास जो है वो इन बाकी सोसाइटीज़ के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये है आपके पास द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन दी प्रिमिटिव सिस्टम्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगली जो है वो आपके पास जो थीम आती है वो है मीन्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ एक्सचेंज को हम उसी एंगल से पढ़ेंगे जिस एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से कार्ल पोलैनी ने समझाया है। तो कार्ल पोलैनी जो है वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके समझाते हैं। उसी तरह से डिवीज़न और सब डिवीज़न करके जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्ल पोलैनी के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद आपके पास चौथी थीम आ जाती है। चौथी थीम अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, जिसके अंदर जो है हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आपके पास इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी आखिरकार चीज़ क्या है, क्या बला है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, और आपके पास जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप क्या रहता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी।
ठीक है, इस चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर अगेन आपको यहाँ पे भी जो है वो उन्हीं थीम्स का जो है वो एक रेपिटिशन जो है वो आपको मिल जाएगा। पेस्टोरलिज्म इन इंडिया, इसके ऊपर हंटिंग गैदरिंग, इसके ऊपर आ गया आपके पास फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, इसके ऊपर आ गया। तो उसके बाद प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज इन द सिंपल सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चर के ऊपर आ गया, फॉर्मलिस्ट सब्सटेंटिविस्ट डिबेट के ऊपर आ गया। सो ये जो आपके पास हैं सारी चीज़ें जो हैं दैट यू कैन इनुमरेट, दैट यू कैन राइट, ये सारी चीज़ें जो है वो आप, यानी कि बेसिकली आपके पास जो है वो 4 थीम्स जो हैं वो निकल के सामने आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहली थीम की। जो हमारी पहली थीम थी वो क्या था? सब्सटेंटिविस्ट वर्सेस फॉर्मलिस्ट डिबेट, सब्सटेंटिविस्ट और फॉर्मलिस्ट की डिबेट के बारे में हमारी थीम थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो है वो मलिनोस्की आ जाते हैं। मलिनोस्की का काम जो है वो 1922 का काम, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। जब मलिनोस्की ये काम करते हैं तो मलिनोस्की ने एक जो है वो कुला रिंग को जो है वो मलिनोस्की ने लोगों को समझाया है कि कैसे जो है वो आपके पास जो कुला रिंग है उसका आयोजन किया जाता है। जब आपके पास कुला रिंग का आयोजन किया जाता है तो हमें ये दिखाई पड़ता है, हमें ये मिलता है कि आपके पास जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं ये बहुत बार सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, सोसाइटी में सिर्फ जो है वो आपके पास पैसे के मोड्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम्स नहीं होते। ये सिस्टम्स जो हैं ये आपके पास सोशल वेलबींग के भी सिस्टम्स होते हैं। तो आपके पास कुला एक्सचेंज एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है। तो ये सेरेमोनियल एक्सचेंज इसलिए आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो एक दूसरे के साथ बंधी रह सके। ठीक है, तो आपके पास मलिनोस्की जो है वो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो अपनी 1922 की किताब है, उसके अंदर वो कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो ऐसा एक्सचेंज सिस्टम है, जो कुला एक्सचेंज जैसा, कुला रिंग जैसा या फिर कुला एक्सचेंज जैसा जो है वो आपके पास एक इकोनॉमिकल एक्सचेंज सिस्टम है, वो आपकी जो क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनके अंदर जो है वो पूरी तरह से जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। फिर उसके बाद बात आती है कार्ल पोलैनी की अगेन जो किताब है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन किताब का नाम है, और ये आपके पास जो छपी है ये 1944 के अंदर छपी है। उसके अंदर वो कहते हैं इसका थीम समझना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन किताब का। कार्ल पोलैनी ने इस किताब के अंदर जो आपके पास पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है उनके वेलफेयरिस्ट अप्रोच के लिए, कि वो जो है वो ट्राइबल्स का जो एक सोचने का तरीका होता है, ये लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। कार्ल पोलैनी अपनी किताब द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये चीज़ लिखते हैं कि अलग अलग देशों के अंदर इस जो है वो आपके पास जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ वेलफेयरिस्ट मेजर्स के नाम के ऊपर जो है वो कैसे आपके पास जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ को तबाह किया है, उसको जो है वो समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बंगाल के अंदर जैसे पहले मुखर्जी ने कुछ विलेजेस के अंदर रिकॉर्ड किया था, तो मुखर्जी कहते हैं कि बंगाल के अंदर आपके पास जो जजमानी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट कर चुका था। ज़्यादातर विलेजेस के अंदर जो है वो आपके पास एक तरह का किसी ना किसी तरह का जो है वो जजमानी सिस्टम होता था। करीमपुर के अंदर जो है वो अगेन एक जजमानी सिस्टम जो है वो आपके पास जो है वो उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। करीमपुर के अंदर भी डॉक्यूमेंट हुआ है, ईस्टर्न यूपी के अंदर भी डॉक्यूमेंट हुआ है, वेस्टर्न यूपी के अंदर भी डॉक्यूमेंट हुआ है, बंगाल के अंदर भी इसको डॉक्यूमेंट किया गया है।
सो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आपके पास जजमानी सिस्टम को डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सरकार की नीतियाँ जो है वो आपके पास आ जाता है, ज़मींदारी सिस्टम आ जाता है, आपके पास रायतवाड़ी सिस्टम आ जाता है। ऐसी जो नीतियाँ हैं वो सरकार की नीतियों ने क्या किया कि पैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट करने स्टार्ट कर दिए ज़मींदार से। अब ज़मींदार को जो है वो पैसे पे करने हैं। पहले क्या था कि आपके पास एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चल रहा था जिसको हम कहते हैं जजमानी सिस्टम। अब ज़मींदार को आगे बहुत बड़ा जो है वो शेयर पैसों का वो पे करना है। अब ज़मींदार क्या करता है कि जो पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था, अब ज़मींदार जो है वो उस बार्टर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा जो है वो नहीं चलता, क्योंकि उसे पैसे आगे पे करने हैं। या फिर क्या होता है कि बहुत सारे ज़मींदार जो हैं वो अपनी फसल को किसी मिडलमैन को दे के जो है वो खुद निकल जाते हैं शहर की तरफ, कि हम जो है वो कोई फॉर्मल अपनी जॉब कर लेंगे और यहाँ से जो है वो कोई भी मिडलमैन हमें जो है वो कुछ रेंट वगैरह देता रहेगा, हम उससे ही खुश हैं। सो इन चीज़ों को आपके पास किस तरह से जो इंडिजीनियस सिस्टम्स हैं वो आपके पास ख़त्म हो गए, इन चीज़ों को जो है वो कार्ल पुलियानी ने बड़े विस्तार से जो है वो द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन किताब के अंदर जो है वो लिखा है, उसको डॉक्यूमेंट किया है। और उसके अंदर वो बात करते हैं कि जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो आपके पास पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आपके पास जो है वो सब्सटेंटिव इकोनॉमीज़ को, सब्सटेंटिव इकोनॉमीज़ का मतलब है जो इंडिजीनियस इकोनॉमीज़ हैं, इंडिजीनियस इकोनॉमीज़ जिनके अंदर उनका रैशनल जो है वो अलग रहता है, वो सब्सटेंटिव इकोनॉमीज़ को समझ नहीं पाए। उन्होंने अगर वेलफेयर करने की भी कोशिश की तो वेलफेयर के नाम के ऊपर भी उन्होंने जो है वो इंडिजीनियस इकोनॉमीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उनको बदल के रख दिया। सो वो जो है वो आपके पास इकोनॉमीज़ को, इस अंतर को समझाने के लिए इकोनॉमीज़ को जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी का, दूसरा पार्ट है आपके पास सब्सटेंटिव इकोनॉमी का। सब्सटेंटिव इकोनॉमी जो है, या फिर आपके पास जो सब्सटेंटिव्स हैं, सब्सटेंटिव्स क्या करते हैं कि वो जो है वो आपके पास इंडिजीनियस इकोनॉमीज़ में इंसान को अपनी सोसाइटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो पहले अपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है, फिर जो है वो अपने बारे में सोचता है। ऑन दी अदर हैंड वो बिल्कुल ठीक इससे जो है वो हम अगर विपरीत बात करें तो आपके पास आते हैं फॉर्मलिस्ट। फॉर्मलिस्ट का मानना है कि जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर जो है वो किसी दूसरे के बारे में सोचा जाता है, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रैशनल इकोनॉमिक मैन, रैशनल इकोनॉमिक मैन। चलिए इन चीज़ों को हम जो है वो आगे चलते चलते जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सो आपके पास जो पहला है वो है सब्सटेंटिविस्ट। सब्सटेंटिविस्ट कौन कौन है? मलिनोस्की सब्सटेंटिविस्ट हैं, कार्ल पुलियानी सब्सटेंटिविस्ट हैं, डाल्टन सब्सटेंटिविस्ट हैं, बोनर सब्सटेंटिविस्ट हैं। फिर आपके पास बात आ जाती है फॉर्मलिस्ट कौन कौन से हैं। फॉर्मलिस्ट हैं रेमंड फिर्थ, हर्स्कोविट्स, बुर्लिंग, ये जो हैं वो आपके पास फॉर्मलिस्ट हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास दोनों की अप्रोच के बारे में बात आती है कि दोनों की अप्रोच के अंदर जो है वो आपको जो है वो क्या अंतर मिलता है। फॉर्मलिस्ट जो हैं, फॉर्मलिस्ट वो लोग हैं दोज हु बिलीव इन द थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को वो यूनिवर्सली वैलिड मानते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पास यूनिवर्सली वैलिड है। और आपके पास सब्सटेंटिविस्ट वो हैं, वो कहते हैं कि ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं ये जो है सिंपल सोसाइटीज़ में जो है वो डिफरेंटली जो है वो बिहेव करते हैं, दे एक्ट डिफरेंटली इन दी सिंपल सोसाइटीज़। अब हम एक एक चीज़ को जो है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो है वो आपके पास इन 5 चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास डिबेट है। पहला मुद्दा है रैशनल इकोनॉमिक मैन का मुद्दा, दूसरा मुद्दा है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी का मुद्दा, तीसरा मुद्दा है आपके पास जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मुद्दा, यानी कि मोटा मोटा लगा लीजिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मुद्दा।
कि आपके पास क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जो है वो जाना चाहता है। हर एक इंसान प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो आपके पास अलग अलग मत है। लोग अलग अलग जो है वो फॉर्मलिस्ट जो हैं वो अलग आपका मत रखते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हर एक इंसान जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना चाहता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर जो है वो आपके पास सब्सटेंटिविस्ट हैं। तो सब्सटेंटिविस्ट का मानना है कि आपके पास हर एक इंसान जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहता। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि आपके पास सोशल बॉन्ड्स को पहले रखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो किसी प्रॉफिट को बाद में जो है वो देखा जाता है। जो रिलीजन है वो ऊपर रखा जाता है। इसके अंदर हम मिलेर्स का एग्जांपल कोट कर सकते हैं। अगर मिलेर्स का एग्जांपल नहीं आप कोट करना चाहते तो आप यू हैव मैनी मोर एग्जांपल्स, आपके पास बहुत सारे जो है वो आपके पास जो है वो एग्जांपल्स इसके अंदर जो है वो आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास जो है द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल और फ्री मार्केट की अवेलेबिलिटी का प्रिंसिपल। अगेन आपके पास दोनों का मत यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर, जो आपके पास बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल होता है, दोनों का मत जो है वो इसके ऊपर अलग अलग बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल जो है आपके पास कई मानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है, हर जगह के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जो आपके पास फॉर्मलिस्ट हैं वो मानते हैं कि नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिस्टम होता है, यहाँ पे सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास कितनी प्रोड्यूस आएगी, कैसे आएगी, इसके प्रोड्यूस के बदले क्या चीज़ ली जाएगी, ये सब कुछ जो है वो एक कल्चरली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो डिसाइड कर देती है। जैसे आपके पास जजमानी सिस्टम के अंदर जो है वो इंटरकास्ट पंचायत जो है वो डिसाइड करती है कि आपके पास जजमान को कितनी हाउसेज के लिए कितने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है। देन आपके पास मोड ऑफ एक्सचेंज, इज़ इट करेंसी और इज़ इट बार्टर। तो आपके पास जो है वो इसके ऊपर दोनों के ऊपर विचार विमर्श है। तो आपके पास जो है वो फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि मोड ऑफ जो एक्सचेंज है वो तो है करेंसी, और जो सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं, सब्सटेंटिविस्ट का मानना क्या है कि आपके पास मोड ऑफ एक्सचेंज जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो एक मोड ऑफ एक्सचेंज वाला जो है वो इंपीरियल कहते हैं, प्रिमिटिव मोड ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास बार्टर आ जाता है, साइलेंट बार्टर आ जाता है, आपके पास जो है वो साइलेंट ट्रेड्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है वो आपके पास चीज़ें आ जाती है, रेसिप्रोसिटी वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास जो फॉर्मल मोड ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें आपके पास करेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास 5 मुद्दों के ऊपर जो है वो हमारी बैठक होने वाली है। 5 मुद्दों के ऊपर जो है वो हम इस जो है वो फॉर्मलिस्ट और सब्सटेंटिविस्ट को जो है वो बात करने वाले हैं। तो पहला मुद्दा है आपके पास रैशनल इकोनॉमिक मैन का मुद्दा। सब्सटेंटिविस्ट की पोजीशन क्या है? सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं कि आपके पास जो है वो हम होमो सोशियोलॉजिकस हैं, हम जो है वो सोसाइटी को पहले रखते हैं और फिर जो है वो आपके पास किसी इकोनॉमिक प्रिंसिपल को जो है वो रखा जाता है। हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम नहीं करते, हम जो है वो अपने हमेशा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करते, हम जो है वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करते। हम बहुत बार जो है वो सोसाइटी का भला सोचते हैं। तो सोसाइटी का भले के अंदर जो है वो आपके पास रिलीजन जो है वो प्रेसिडेंस ले लेता है आपकी इकोनॉमिक वेलबींग के ऊपर, आपकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो इबन जो हैं वो आपके पास कहते हैं, इबन्स के अंदर जो है वो हैंड नाइव्स यूज़ किए जाते हैं, दे यूज़ ओनली हैंड नाइव्स, ठीक है, टू हार्वेस्ट राइस की हार्वेस्ट के लिए। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जो है वो सिकल्स को यूज़ किया तो जो आपके पास राइस की जो आत्मा है वो भाग जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई आउटकम जो है वो नहीं चाहते कि आत्मा जो है वो राइस की भाग के किसी को जो है वो परेशान करे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी का हित चाहते हैं।
तो पूरी की पूरी सोसाइटी के हित के लिए जो है वो आपके पास रैशनल इकोनॉमिक मैन का प्रिंसिपल क्या कहता है, सब्सटेंटिविस्ट पोजीशन क्या है कि आपकी जो सोसाइटी का हित है वो आपके पास जो है वो पहले है, फिर उसके बाद इंसान जो है वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखेगा, पर पहले जो है वो आपके पास इंसान सोसाइटी को देखेगा। तो आपके पास बात आ जाती है, जो आपके पास मुद्दा आ जाता है वो है आपके पास होमो सोशोलॉजिकस का, कि इंसान जो है वो सोशोलॉजिकल मैन है, और सोशोलॉजिकल मैन जो है वो आपके पास पहले जो है वो सोसाइटी को देखेगा, फिर वो जो है वो किसी और को देखेगा। अब इसके ऊपर फॉर्मलिस्ट का मानना क्या है? फॉर्मलिस्ट का मानना है कि आपके पास जो है मैन जो है वो रैशनल है, और वो जो है वो उसकी जो चॉइसेस हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड रहती हैं। आपकी इवन इन द सिंपल सोसाइटीज़ इस सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही जो है वो आपका जो आपकी जो डिसीज़न है वो लिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो, ये ज़रूर है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मनी के मुद्दे के ऊपर नहीं होता। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट और भी बहुत सारे जो है वो मुद्दों के ऊपर होता है, लेकिन इंसान वहाँ पे भी जो आपके पास ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी इंसान जो है वो अपना जो भी डिसीज़न लेता है वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर होता है। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी की। सब्सटेंटिविस्ट का मानना क्या है कि आपके पास जो है स्कार्सिटी इट इज़ सोशली डिफाइंड कंडीशन। स्कार्सिटी जो है वो आपके पास सोशली डिफाइंड रहती है। सोशली डिफाइंड का मतलब क्या है कि स्कार्सिटी जो है वो सोसाइटी डिफाइन करती है कि कौन सी चीज़ों को मैंने ऊपर रखना है, कौन सी चीज़ों को मैंने जो है वो नीचे रखना है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, वही बात है कि सोसाइटी खुद डिफाइन करेगी टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो जब आपके पास जो है वो इस तरह की जो आपके पास फॉर्मल स्कार्सिटी ही नहीं है, तो आपके पास जो रिसोर्स को इकोनॉमिकाइजेशन करना कोई आपके पास जो है उसकी नीड नहीं पड़ती। ठीक है, आपके पास फिर उसके बाद आती है फॉर्मलिस्ट की पोजीशन। फॉर्मलिस्ट का मानना है कि इंसान की अनलिमिटेड नीड्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास क्या हैं, वो तो लिमिटेड हैं। जब आपके पास अनलिमिटेड नीड्स हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड बैठे हैं, देयरफॉर देयर इज नीड टू मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना जो है वो इंसान की नीड बन जाती है। ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें, क्योंकि इंसान की नीड्स बहुत हैं। आपको नीड्स को फुलफ़िल करना है। नीड्स को कैसे फुलफ़िल करोगे? अगर आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर दोगे। ठीक है, तो इंसान की जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाएगी, इंसान को जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, देन आपके पास बात आती है मीन्स ऑफ एक्सचेंज की। सब्सटेंटिविस्ट का मानना क्या है कि आपके पास जो है मीन्स ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स। बहुत तरह के मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, सिर्फ करेंसी, सिर्फ आपके पास मनी जो है वो आपके पास मीन्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। और ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर करेंसी इट इज़ सेल्डम यूज्ड। ये सब्सटेंटिविस्ट का मानना है कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर जो है वो आपके पास बार्टर सिस्टम ही चलता है, कि आपके पास जो है वो बार्टर सिस्टम चलेगा। और मीन्स ऑफ एक्सचेंज और भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपके पास जो है वो रेसिप्रोसिटी आ गया। रेसिप्रोसिटी आ गया। कार्ल पोलैनी ने 3 तरह की रेसिप्रोसिटी की बात की है। 3 तरह की कौन सी रेसिप्रोसिटी? आपके पास जनरल रेसिप्रोसिटी और पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी। फिर आपके पास बात आती है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी की। फिर आपके पास बात आती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की। और इसी के अंदर जो है वो आपके पास कौन सी रेसिप्रोसिटी आती है जो कि मलिनोस्की ने डॉक्यूमेंट की थी, या फिर कौन सा एक्सचेंज आता है जो कि मलिनोस्की ने बताया था आपको, वो था सेरेमोनियल एक्सचेंज। वो भी जो है वो इसके अंदर सेरेमोनियल एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो मनी का कोई रोल नहीं है। सेरेमोनियल एक्सचेंज तो जो है वो सोसाइटी के मॉरल्स के ऊपर जो है वो होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोसिटी के सहारे, बार्टर सिस्टम के सहारे जो है वो आपके पास जो है सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो चलाया जाता है। सो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इन मोस्ट द पीजेंट सोसाइटीज़ एंड द ट्राइबल सोसाइटीज़, इट इज़ फॉर प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर्स जो है वो खुद की खपत के लिए, प्रोडक्शन फॉर यूज़, अपनी ही खपत के लिए, अपने ही यूज़ के लिए जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है फॉर्मलिस्ट की पोजीशन की। फॉर्मलिस्ट की पोजीशन क्या कहती है कि मार्केट एक्सचेंज इट इज़ सीन एज ए डोमिनेंट मोड ऑफ इंटीग्रेशन इन दी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, कि मार्केट एक्सचेंज जो है वो डोमिनेंट रहता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर। बाकी आपके पास जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो इनके अंदर भी चलते रहते हैं, लेकिन जो आपके पास डोमिनेंट मोड ऑफ एक्सचेंज है वो आपके पास क्या आता है, मार्केट एक्सचेंज सिस्टम ही जो है वो डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके पास आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपके पास मनी ही रहता है। मार्केट जो है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर एक कमोडिटी का जो है वो प्राइसिंग करता है, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वो जो है वो एक्सचेंज के लिए की जाती है। जो सामान बनाया जाता है वो बाहर बेचने के लिए सामान जो है वो बनाया जाता है। ये जो है वो आपके पास फॉर्मलिस्ट की पोजीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि आपके पास जो है वो मैन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो जो स्कार्सिटी है ये तो यूनिवर्सल है, तो आपके पास जो है वो स्कार्सिटी जो है वो यूनिवर्सल रहेगी, क्योंकि आपकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से स्कार्सिटी जो है वो आपको यूनिवर्सल दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें स्कार्स हो जाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। जब वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जो आपके पास सस्ती चीज़ें हैं, इंसान अपने विवेक के हिसाब से, जो सस्ती चीज़ें हैं, इंसान अपने रैशनल के हिसाब से वो जो सस्ती चीज़ें हैं उनको जो है वो उठा लेगा, उनको ले लेगा। सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं कि आपके पास जो स्कार्सिटी है वो तो सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि जो है वो स्कार्सिटी किस चीज़ की होगी। स्कार्सिटी जो है वो हमेशा आपके पास इंसान की वांट्स जो हैं वो डिफाइन नहीं करती। बहुत बार किस चीज़ की स्कार्सिटी है वो सोसाइटी भी डिटरमाइन करती है, ठीक है। सो सोसाइटी उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिटरमाइन करती है जो कि जो है वो सोसाइटी वैल्यू कर रही होती है, तो उनको जो है वो हाई वैल्यू के ऊपर रखा जाता है, उनको जो है वो स्कार्स बताया जाता है और उनको जो है वो ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि आपके पास जो है वो जो फॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी है, जो आपके पास डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल है, वो जो है वो यूनिवर्सली वैलिड है, वो इक्वली वैलिड है इन ऑल दी सोशल सिस्टम्स और इन दी ऑल दी इकोनॉमिकल सिस्टम्स। इसी चीज़ का खंडन करते हैं आपके पास लकेयर और स्कॉट, ठीक है। लकेयर और आपके पास स्कॉट जो है वो इस चीज़ को फलेशियस लॉजिक, गलत लॉजिक बताते हैं। फिर आपके पास बात अगली आती है सब्सटेंटिविस्ट सिस्टम की। सब्सटेंटिविस्ट जो हैं वो आपके पास इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? पहला है एम्पीरिकल इकोनॉमी, दूसरा है फॉर्मल इकोनॉमी। एम्पीरिकल इकोनॉमी का अर्थ है जो आपके पास सिंपल सोसाइटीज़ की, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की इकोनॉमी है उसको, ठीक है। ये जो आपके पास इकोनॉमी है ये आपके पास सिंपल इकोनॉमीज़ के अंदर होती है, और आपके पास जो फॉर्मल इकोनॉमी है ये मॉडर्न इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्सटेंटिविस्ट ये नहीं है कि वो कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी होती ही नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी होती है, लेकिन आपके पास जो है मॉडर्न इकोनॉमी का स्कोप जो है वो मॉडर्न कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो एम्पीरिकल इकोनॉमी है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट एज इट रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूस सप्लाईज ऑफ द वांट्स एंड सेटिस्फाइंग द मटेरियल नीड्स। इस चीज़ को समझिए, ये बहुत काम की चीज़ है। इट वॉज एग्जाम्पलीफाइड बाय LP विद्यार्थी। तो LP विद्यार्थी ने इस चीज़ को जो है वो एग्जाम्पलीफाई किया था कि कैसे जो है वो आपके पास इकोनॉमी को आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस
की तरह से जो है वो समझा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस का मतलब क्या है, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन विच देयर इज मटेरियल अपरेटस, कि कुछ मटेरियल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लग रहे हैं, ये जो है वो आपके पास सोसाइटी के मैन के ऊपर जो है ये सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके पास जो है वो लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस। ये जो सारे हैं, दिस इज नोन एज टर्मिनोलॉजी, ये आपकी एंथ्रो की वोकैब है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं लिखते हो तो कोई नंबर नहीं है इसका। ठीक है, तो आपके पास एलपी विद्यार्थी समझाते हैं कि आपके पास जो है वो मलेर ट्राइब के अंदर आपके पास जो इकोलॉजी है वो बहुत लिमिटेड है। आप ज़्यादा जो है वो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ताकि आप ज़्यादा बच्चे पैदा ना कर सके तो सोसाइटी ने एक रूल बना दिया है, द रूल ऑफ पोलीएंड्री, कि ज़्यादातर जो है वो पोलीएंड्री को जो है वो प्रेफरेबल माना जाता है। और सोसाइटी जो है वो ज़्यादा जो है वो जंगल नहीं काटती। ज़्यादा जंगल काटने, कुछ ज़्यादा एनिमल्स को मारना जो है वो टैबू बना दिया गया है कि आप ज़्यादा जो है वो जंगल नहीं काटोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को क्या कहा जाता है कि आपने ज़्यादा जंगल नहीं काटते हैं, तो लोगों को कहा जाता है कि आपके पास स्पिरिट्स हैं, गोसाइंस हैं, आपके पास जो है वो स्पिरिट्स हैं। अगर आप ज़्यादा जंगल काटोगे तो ये जो गोसाई हैं वो आपको डिसीज्ड कर देंगे, वो जो है वो आप में किसी तरह की बीमारी जो है वो पैदा कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए, अब ताकि आप जंगल ना काटो तो दो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस बन गई हैं। पहले एक रूल बना पोलीएंड्री का रूल, यानी कि एक घर के अंदर जो है, घर क्या है, मटेरियल ऑपरेटर्स, तो घर के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो स्त्री होगी, एक जो है वो औरत होगी, उस औरत के बहुत सारे, दो या फिर दो से ज़्यादा जो है वो पति होंगे। ज़्यादातर आपके पास अगर दो भाई होते हैं तो वो जो है वो एक औरत से जो है वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो पोलीएंड्री बन गई। तो वो जो है वो, ये पोलीएंड्री किसके ऊपर लग रही है, सोसाइटी के इंसानों के ऊपर लग रही है, और ये जो है वो मटेरियल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रही है। फिर उसके बाद बात आती है गोसाइंस की। अगेन गोसाई जो है वो आपके पास क्या है, गोसाई किसके साथ लिंक्ड है, जंगलों के साथ लिंक्ड है, और किन लोगों के ऊपर लग रहा है, ये अगेन जो है वो सोसाइटी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो एलपी विद्यार्थी जो है वो इस तरह से इन सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो ये जो है वो सब्सटेंटिविस्ट हैं। तो सब्सटेंटिविस्ट जो हैं वो इस तरह से एम्पिरिकल इकोनॉमी को समझाते हैं कि एम्पिरिकल इकोनॉमी एक बहुत प्यारा संबंध है इंसान और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, जिसके कारण इंसान एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड और मटेरियल नीड जो है वो लेता रहता है अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, फिर आपके पास बात आती है मनी और ट्रेड की। फॉर्मलिस्ट का मानना है कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो चलती है। द ट्रेड इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्राइस एंड द प्राइसेस दे आर फंक्शन ऑफ मार्केट, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है वो आपके पास मार्केट जो है वो चलती है। सब्सटेंटिविस्ट का मानना जो है वो ये है कि इन द प्रिमिटिव मार्केट इकोनॉमीज द मनी इट इज़ एब्सेंट, देयर इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम के अंदर जो रेट्स हैं, रेट्स जो हैं वो कल्चरली जो है वो फिक्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जजमानी सिस्टम है, जजमानी सिस्टम के अंदर जो रेट्स हैं, रेट्स दे आर, कौन फिक्स करता है भाई जजमानी सिस्टम के रेट्स? आपके पास जो है वो इंटरकास्ट काउंसिल्स जो है वो जजमानी सिस्टम के रेट्स को जो है वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से जो है वो फिक्स कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर जो है वो मार्केट नहीं होती, बस आपके पास जो है इनके अंदर जो है वो मार्केट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन द ट्राइबल सोसाइटीज दे हैव मार्केट्स, उनके पास मार्केट्स होती हैं, बट उनके पास जो है वो मार्केट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास जो है सब्सटेंटिविस्ट का मानना था। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बात ये है कि आपके पास
ना सब्सेंटिविस्ट पूरी तरह से चीज़ों को समझा पाते हैं, ना ही आपके पास जो हैं वो फॉर्मलिस्ट पूरी तरह से चीज़ों को समझा पाते हैं। फिर आगे चल के कुछ लोगों ने, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, जैसे आपके पास गुडलेयर हैं, टेरी हैं, फ्राइडमैन हैं और फ्रीडमैन हैं, इन लोगों ने जो है वो कुछ कंसेप्ट्स को जो है वो समझाया है। इनकी राइटिंग्स को हम नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर नियो मार्क्सिस्ट राइटिंग्स का नाम भी जो है वो देते हैं। इनका मानना ये है कि देखिए, फॉर्मलिस्ट जो हैं उनका मानना है कि इंसान हमेशा जो है वो अपने हित को देख रहा है। आपके पास जो सब्सटेंटिविस्ट हैं उनका मानना है कि इंसान जो है वो हमेशा जो है वो सोसाइटी को ही देख रहा है। उन्होंने पूरी तरह से इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है, सब्सटेंटिविस्ट ने इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है उस इंडिविजुअलिटी को नकार दिया। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं फॉर्मलिस्ट। फॉर्मलिस्ट ने जो आपके पास सोसाइटल फॉर्मुलेशंस हैं उनको जो है वो नकार दिया। ठीक है। ये कैसे है? इनका मानना है, सब्सटेंटिविस्ट का मानना है कि जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी जो है जैसे जैसे आपके पास जो है वो इंक्रीज़ करती रहती है, उसमें जो है वो आपके पास बढ़ोतरी होती रहती है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इस टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी के इंक्रीज़ की वजह से आपके पास प्रोडक्शन के मोड जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और जब आपके पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए तो द होल इकोनॉमी इट शिफ्ट टूवर्ड्स द फॉर्मलिज्म। वो फॉर्मलिज्म की तरफ जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट कर जाती है। तो सब्सटेंटिविज्म कहता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा तारोमदार है। इसी चीज़ को जो है फॉर्मलिज्म भी जो है वो सच मानता है कि हाँ बिल्कुल। तो फॉर्मलिज्म में जो है वो आपके पास पिक्चर्ड वगैरह कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने तो देखो भैया इंक्रीज़ करना है, कब तक जो है वो लोग हंटिंग गैदरिंग के ऊपर बैठे रहेंगे, टेक्नोलॉजी ने तो इंक्रीज़ करना है। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी देन उनके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो फॉर्मलिज्म जो है वो आ जाएगा। इस चीज़ को नियो मार्क्सिज्म ने या फिर नियो मार्क्सिस्ट ने जो है इस चीज़ को नकारा है, इस चीज़ का जो है वो खंडन किया है। तो आपके पास जो नियो मार्क्सिस्ट हैं उनका मानना है कि आपके पास देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास सोसाइटी के अंदर। सो गुडिलेयर अपना जो है वो कंसेप्ट देते हैं द सोशल एंड इकोनॉमिक फॉर्मेशन का कंसेप्ट। तो आपके पास जो सोशल एंड इकोनॉमिक फॉर्मुलेशन है या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक फॉर्मेशन है वो कहता है कि आपके पास मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है आपकी सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है वो हमें बहुत मतलब कोई भयंकर जो है वो पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन पूरा इकॉनमी के अंदर ही जो है वो चेंज आ जाएगा। हर कोई जो है वो उस टेक्नोलॉजी को ख़रीद लेगा और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। या फिर ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो उस टेक्नोलॉजी को नकार देगी, जैसे उन्होंने इबन्स का एग्जांपल दे दिया कि वो कहते हैं, सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं कि सारे जो है वो आपके पास नाइफ के साथ जो है वो फसल काटते हैं। तो गुडिलेयर कहते हैं दैट डाइवर्जेंट्स भी होंगे कुछ उनके अंदर जो आपके पास सिक्कल्स के साथ जो है वो काट रहे होंगे। उनका मानना होगा कि कोई दिक्कत नहीं, सिक्कल्स के साथ काटते हैं तो मैं जो है वो स्पिरिट वगैरह को मानता नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी को नकार देगी कि हम ये टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, या फिर पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। आपके पास एक टेक्नोलॉजी के अंदर देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बस आपके पास क्या है कि जो आपको बाहर से दिखता है वो डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इस तरह से देयर इज असेंबलेज ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल फॉर्मेशन कहा है आपके पास गुडिलेयर ने। सो एक सोसाइटी के अंदर बिकॉज देयर आर सेवरल मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो कोई भी आपके पास जो है वो एक पक्ष जो है वो नहीं आप लगा सकते।
ना पूरी तरह से जो है वो फॉर्मलिज्म जो है वो प्रॉपरली इसको बताता, इसको जो है समझा पाता है, ना ही जो है वो पूरी तरह से इस चीज़ को जो है सब्सटेंटिविज्म इस चीज़ को जो है वो समझा पाता है। ठीक है, दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो आपके पास ट्राइबल इकोनॉमी के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है, थस द ट्राइबल इकोनॉमी इट इटसेल्फ इज डायनेमिक, ये खुद डायनेमिक रहती है, और जो है वो हमें इसी डायनेमिक अप्रोच के साथ, इसी सोशल फार्मूलेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल फार्मूलेशन की अप्रोच के साथ जो है वो अपनी इकोनॉमिक्स को जो है वो स्टडी करना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। नाउ द क्वेश्चन, सवाल क्या पूछा, द क्वेश्चन ऑफ द डे इज एग्जामिन द formalist and substantive debate explain how neo-Marxism has contributed, how the neo-Marxism has contributed. So it carries 15 marks. अब इस सवाल को लिखना कैसे है? फर्स्टली आप क्रक्स बताओगे कि फॉर्मलिस्ट क्या कहते हैं, सब्सटेंटिविस्ट क्या कहते हैं, दोनों का आप क्रक्स बताओगे। फिर उसके बाद ये जो है वो आपके पास इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आपके पास जो है वो बॉडी का पार्ट आता है। बॉडी के पार्ट के अंदर जो है वो आप ये बताओगे कि आपके पास जो है वो फॉर्मलिस्ट और सब्सटेंटिविस्ट की जो डिबेट है वो आपके पास कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो होती है। फिर एक एक आप प्रिंसिपल लिखते जाओगे और एक एक लाइन के अंदर जो है वो फॉर्मलिस्ट ने क्या कहा, सब्सटेंटिविस्ट ने क्या कहा, इन चीज़ों को जो है वो लिखते चले जाओगे। ठीक है, ये जो है वो आपके पास पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद नियो मार्क्सिज्म जो है वो किन की राइटिंग से बनता है? सबसे पहले आपके पास जो है वो गुडिलियर की राइटिंग से बनता है। फिर आपके पास जैसे आपके पास फ्रीडमैन हो गए, उनकी राइटिंग से, गुडिलियर की राइटिंग से जो है वो आपके पास जो है वो नियो मार्क्सिज्म जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नियो मार्क्सिज्म को समझाओगे। फिर उसके बाद नियो मार्क्सिज्म के अंदर जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल फॉर्मेशन, सोशल फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को आप समझाओगे। ठीक है, फिर जो है वो आप कंक्लूड करोगे कि जो आपके पास ट्राइबल इकोनॉमीज़ हैं वो डायनेमिक हैं और उसको डायनेमिक वे से जो है वो आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, सो यही आपके पास जो है वो नियो मार्क्सिज्म का, ये दो जो है वो दो चीज़ें जो है वो नियो मार्क्सिज्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। इस तरह से आपको जो है वो जवाब लिखना है। आप आंसर लिखिए एंड यू कैन सेंड इन हेयर। आप जो है वो इस आंसर को इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, और बेटर रहेगा कि आप जो है वो इसी क्वेश्चन को जो है वो यू कैन राइट एंड सेंड ऑन दी O2 IAS Academy ऐप। आप O2 IAS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो है वो आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, okay, so if anybody have any kind of doubt you can ask in the comment section. Thank you very much.